हो गया खत्म। तो 2000 क्या बोलते हैं 21 का डिस्कशन शुरू करें। तो 23 22 हो गया, 21 का देखते हैं। बाकी इनके डाउट्स अभी भी है, मैं चाहता हूँ 2-3 बार पहले खुद ट्राई करो, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच से कोशिश करो, नहीं हो तो एंड में डाउट क्लास में पूछो आप। इसमें भी ऐसा कर सकते हैं सैटरडे संडे आप चाहो तो 9 to 11 डाउट क्लास ही रख सकते हैं, संडे या सैटरडे, ये है। चलो तो 21 का देख लेते हैं। तो एप्टीट्यूड में ऑलरेडी करा रखा है, मैंने बताया ही था कि जो बैच 5 का पहला लेक्चर है उसमें आप जाओगे तो 2023, 22, 21, 20, 19 इन पांचों पेपर के एप्टीट्यूड हमने एक साथ डिस्कस कर लिए थे, 50-50 क्वेश्चन। वहां जाके देखो आप वीडियो और सॉल्व करो खुद से। फिर भी कुछ क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो डाउट क्लास में पूछो। तभी मैं एप्टीट्यूड डिस्कस नहीं करता हूँ, एप्टीट्यूड ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं। तो यहां से स्टार्ट करता हूं, है ना। एप्टीट्यूड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बैच 5 का पहला लेक्चर में ही, पहले और दूसरे लेक्चर में, 2 लेक्चर में ही कर लिए थे। चलिए यहां से कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन मैं हिंट दूंगा, बाकी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं अभी हिंट दूंगा और आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आने हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर डाउट अपने पूछने हैं आपको, ओके। सो देखिए x कोई नॉन कांस्टेंट पॉजिटिव रैंडम वेरिएबल है, नॉन कांस्टेंट पॉजिटिव रैंडम वेरिएबल है, ex 9 है। तो पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ex आपका 9 है। तो एक अप्रोच जिसका होता है कि कोई भी आप एक ऐसा रैंडम वेरिएबल अज्यूम कर लो जो नॉन पॉजिटिव हो, जैसे x ले लो आप यूनिफॉर्म 0 18। एक तो ये अप्रोच आपका है, आप ये कर सकते हो, एक अप्रोच आपका ये है। दूसरा है कि आप ये एग्जांपल अप्रोच हो गया, उससे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है कि हाँ हाँ, तो ये आपका मार्कोव इनइक्वालिटी से हो जाएगा और ये आपका जेनसेंस इनइक्वालिटी से हो जाएगा, दोनों मिक्स कर दिया है। तो जेनसेंस इनइक्वालिटी यहाँ लगाइए और मार्कोव इनइक्वालिटी यहाँ लगाइए तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, बिना एग्जांपल लिए। फिर एग्जांपल नहीं लेंगे तो भी चल जाएगा। एग्जांपल लेना एक अलग अप्रोच था, मैं 2 मेथड बताया हूँ, एक मेथड एग्जांपल से, दूसरा मेथड है आप सीधा सीधा इनइक्वालिटी यूज कीजिए। तो ये मार्कोव्स एंड चेबीशेव नहीं जेनसेंस इनइक्वालिटी से हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है WT स्टैंडर्ड ब्राउनियन मोशन है, देन वेरिएंस ऑफ दिस। तो मैंने बताया ही था आप लोगों को W1 जो है नॉर्मल 0 1 है, W2 नॉर्मल 0 2 है, यही ना, नॉर्मल WT नॉर्मल 0 T। लेकिन ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, तो आप इंडिपेंडेंट, हालांकि इसका थ्योरम डायरेक्टली लिखा दिया था मैंने। तो पूछ रहा है कि वेरिएंस ऑफ, सो वेरिएंस ऑफ W1 एंड W1 इनटू W2 क्या होगा। तो डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं या देख लो इसका फॉर्मूला डायरेक्टली भी है, WT1 इनटू WT2 का वेरिएंस, डायरेक्ट ऐसा फॉर्मूला लिखा दिया होगा मैंने, देख लो 1 T1 + T2। हाँ, तो उससे आ गया होगा, तो ये मैंने क्लास में लिखा दिए थे। सो वेरिएंस ऑफ WT1 इनटू WT2, मीन ऑफ WT1 इनटू WT2, कोवेरिएंस ऑफ WT1 WT2, इस तरह के फॉर्मूले हमने क्लास में लिखाए हैं, तो आपको यूज कर लीजिए तो आ जाएगा, है ना। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट था तो उसको यूज करके आ जाएगा, इजीली देख लीजिए। अब देखो मान लो अब ये अब दोबारा पूछने से अच्छा है ना कि आपको क्या करना है, बैच 5 का प्लेलिस्ट में जाना है, वहां पे देखना है कि ये ब्राउनियन मोशन जब हम पढ़ा रहे थे तो वो जो फॉर्मूले थे जो आप भूल चुके हो या आपने नोट्स नहीं बनाए, तो वहां से एक बार फिर से देख लो, क्योंकि दोबारा परेशान करने से क्या फायदा, आपको सीखना ही तो है। तो आप वहां जाके एक बार दोबारा देख लो कि फॉर्मूले क्या क्या है, उस फॉर्मूले को यूज करके खुद सॉल्व कर लो, आप कर दोगे सॉल्व, तो डाउट पूछना ही नहीं पड़ेगा, ये है। तो जब ब्राउनियन मोशन जब हम पढ़ा रहे हैं तो आप जाके देखिए वहां पे ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूं, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो एक बार सॉल्व हो ही चुके हैं टॉपिक वाइज, अब ईयर वाइज कर रहे हैं एक साथ, है ना। आपको फिर भी 2-3 बार और करना पड़ेगा कॉन्फिडेंस के लिए। ये जो क्वेश्चन है कि x1 x2 रैंडम सैंपल है साइज 2 का, जिसका आपको पीडीएफ दे रखा है, पूछ क्या रहा है मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेट। अब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया ना, Ex बराबर x बार करते हैं, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे आपके पास x1 x2 xn जो है रियलाइजेशन है रैंडम सैंपल साइज n का,
जो कि नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर से आया है। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ म्यू बेस्ड ऑन दिस इज यूनिक व्हेन सिग्मा इज नोन। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल यूनिक तो नहीं होगा है ना, क्योंकि वन साइड लेंगे दूसरा आएगा, नॉन वन साइड दूसरा आएगा, तो यूनिक तो नहीं होगा, ये तो गलत स्टेटमेंट कह रहा है। ठीक है ना, चाहे नोन हो या अननोन हो, स्टिल वी कैन फॉर्म एक 101% कॉन्फिडेंस लेवल है, तो हम उस कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट के बहुत सारे इंटरवल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं डिफरेंट लेंथ के। तो ये चीज है, तो डिफरेंट लेंथ के 95% कॉन्फिडेंस लेवल फॉर म्यू, दिस इज नॉट यूनिक व्हेन दिस, हाँ ये सही है, चाहे नोन हो या अननोन हो, इससे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना। देख लीजिए इफेक्ट पड़ेगा, तो आप चेक कर लीजिएगा आंसर, आप लोग आंसर की एक बार चेक कर लीजिएगा ना, तो पूछिए। ओनली अननोन होता तो फॉल्स हो जाता ना। ओनली अननोन, हाँ मतलब अननोन अननोन नोन एंड अननोन दोनों के लिए करते हैं, तो अगर यहाँ पे ओनली लिखा जाता तो ये फॉल्स हो जाता स्टेटमेंट। अच्छा, हाँ मतलब ऐसे है, हाँ मतलब ये क्योंकि कोई इसका रोल नहीं है, कॉन्फिडेंस इंटरवल हम ऐसे ही कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बहुत सारे सेम कॉन्फिडेंस का, तो वैसे नोन हो या अननोन इससे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं है, फिर भी कॉन्फिडेंस लेवल नॉन यूनिक ही रहेगा। यहाँ भी नॉन यूनिक होता तो ये ट्रू ऑप्शन होता, ये चीज नॉट यूनिक होता तो ठीक है। आप समझ रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि हाँ जरूरी नहीं, नॉन अननोन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन है कि x1 x2 xn जो है रैंडम सैंपल है साइज n का फ्रॉम नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर। अब फॉर अ गिवन सिग्मा मोर देन 0 if alpha denote the joint PDF है ना, joint PDF of this, इस आपको सेट ऑफ दे रखा है फंक्शंस, t1 है समेशन xi स्क्वायर, t2 x बार का होल स्क्वायर। तो फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर v एंड एनी अल्फा 01, ठीक है। तो बोल क्या रहा है ये, टेस्टिंग सिग्मा 1 है, सिग्मा मोर देन 1 है एट अ लेवल अल्फा, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये तो आप कर सकते हैं लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लगा के, इनको याद होगा डायरेक्टली भी कर सकते हैं आप, ये है, नहीं तो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लगा के इजीली आ जाएगा। यहाँ पे सिग्मा का एमएल यूज करना पड़ेगा, लेकिन सिग्मा क्या है यहाँ पे ना, हाँ S has monotone likelihood ratio in T1 T2, तो पहले तो ये डिसाइड करना है T1 T2 में कौन सा। तो कोई भी जो S है ना आपके पास, S क्या है यहाँ पे, S बता रखा है इन्होंने, इसमें S क्या यूज किया है, इस किसका नोटेशन है ये S, ये है ना सेट ऑफ फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो दिस फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं इसको, फैमिली ऑफ पीडीएफ्स है। सो इस फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इट हैज मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो इन T1 इन T2। पहले आप बताइए, आपको याद है थ्योरम, ये थ्योरम था कि इट हैज मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो इन व्हाट, व्हिच स्टैटिस्टिक्स, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स। सो कोई भी फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, इट विल हैव मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो, या एटलीस्ट जो एक्सपोनेंशियल फैमिली के मेंबर्स हैं, इट हैज मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी इन सेंस ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटर। तो सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या है, देख लीजिए आप इसके सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या है। तो आप बताइए यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर के लिए सफिशिएंट एस्टिमेटर कौन सा आएगा, नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर है, मीन तो नोन है, क्या लगता है सिग्मा स्क्वायर के लिए कौन सा सफिशिएंट एस्टिमेटर आएगा, T है ना, लेकिन T1 ही आएगा। आप वो लिखेंगे पीडीएफ तो दिख जाएगा इजीली, पीडीएफ लिखेंगे मीन 0 है ना, तो पीडीएफ क्या आएगा, e की पावर माइनस है ना समेशन xi स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, हाँ तो समेशन xi स्क्वायर ही आएगा, तो T1। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही बाहर हो गया, अब बाहर हो गया, तो ये दोनों ऐसे ही बाहर हो गया, ये ऑप्शन आउट हो गया, क्योंकि मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो जो होता है वो इन टर्म्स ऑफ
एज ए फंक्शन ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटर होता है, ये थ्योरम है। अब आपको देखना है कि एच नॉट रिजेक्शन रीजन कौन सा है। तो सिंपली आपको बस ये टेस्ट करना है यहाँ पे कि साइज अल्फा कब आएगी, साइज अल्फा कब आएगी इसमें, है ना, ये टेस्ट करना है कि साइज अल्फा कब होगी। तो यहां से आपके पास क्या आएगी प्रोबेबिलिटी, तो ये तो निकालना आसान है ना। अब देख लीजिए T1 का डिस्ट्रीब्यूशन तो निकाल सकते हैं, तो इसमें थोड़ा सा मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपको देखना है क्या होगा। तो क्या होगा, मान लो इसका आता है काई स्क्वायर एन, मैं पूछता हूं आपसे काई स्क्वायर एन मोर देन काई स्क्वायर एन अल्फा किसके इक्वल आएगा, जिनको नोटेशन क्लियर है बताइए। काई स्क्वायर एन मोर देन, हाँ 1 minus alpha. तो है ना, तो जो हम लोग नोटेशन यूज कर रहे थे काई स्क्वायर एन अल्फा, इसका आई की प्रोबेबिलिटी अल्फा, इधर 1 माइनस अल्फा है। अब आप चेक कीजिए फिर से, से alpha होगा ना? हाँ वही पूछ रहा हूँ क्या होगा, काई स्क्वायर एन मोर देन काई स्क्वायर एन अल्फा, मोर देन है 1 माइनस अल्फा, है ना, जल्दी में दुर्घटना होता है जल्दीबाजी में, तो 1 माइनस अल्फा हो गया। क्योंकि आप गलत बोल देंगे तो उससे आंसर, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, पहले 1 माइनस अल्फा बोला था किसी ने ना, हाँ यहाँ पे क्या आएगा, काई स्क्वायर ये नंबर है मोर देन ना, मोर देन दैट, तो मोर देन दैट इज अल्फा एक्चुअली, ठीक है अल्फा होगा, सो दिस विल बी अल्फा नॉट 1 माइनस अल्फा, अल्फा होगा। तो आपसे पूछा गया है साइज अल्फा था ना यहाँ पे, तो साइज अल्फा है इसका, तो अल्फा साइज है जब, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, दूसरा गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे साइज आएगा 1 माइनस अल्फा, अगर ये लिखेंगे तो इसका अल्फा, पहला ऑप्शन करेक्ट है, कुछ नहीं करना इसमें ज्यादा। फिर यहाँ पे जो है आपको बोल रहा है कि एक्स वाई बी द टू रैंडम वेरिएबल सच दैट, ये जॉइंट पीएमएफ है उसका सम 1 है, ठीक है, जॉइंट पीएमएफ का सम 1 है ना, जॉइंट पीएमएफ का सम 1 है, और पीआई जे आपके पास ये है, ठीक है। सपोज दैट रियलाइजेशन ऑफ द रैंडम सैंपल ऑफ साइज 60, तो n की वैल्यू 60 है, फ्रॉम जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन एक्स वाई गिव्स दिस, तो x बराबर 1 y बराबर 1, दोनों 1 है, ऐसे 10 आउटकम है 1 1 वाला, मतलब 1 1 जो है आउट ऐसे 10 है, इसके फ्रीक्वेंसी 10 है समझ लीजिए, या मल्टीप्लिसिटी 10 है। फिर ऐसे ही 1 0 वाले 20 है, 0 1 वाले 20 है, 0 0 वाले 10 है। अब पूछ रहा है एन आई जे डिनोट द फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, तो ये फ्रीक्वेंसी है आई जे, तो ये 1 1 की फ्रीक्वेंसी 10 है, 1 0 की फ्रीक्वेंसी 20, 0 1 की फ्रीक्वेंसी 20 एंड 0 0 की फ्रीक्वेंसी 10 है। If the chi-square test of independence is used, so the chi-square test of independence is used to test, तो ये है जो joint PMF is a product of marginal PMF, यहाँ joint PMF is not equal to product of marginal, मतलब ये independent not independent, for the at least one pair is okay। तो कह रहा है कौन सा ऑप्शन, so which of the following option statement is true, तो आपको यहाँ यूज करना है काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है ना। तो काई स्क्वायर टेस्ट में देखो आपके पास क्या है, यहाँ पे x के पास पॉसिबल वैल्यू है 0 1, y के पास 0 1, तो काई स्क्वायर टेस्ट में आपको याद है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या था और उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या थी, आपको याद है ना, एक्सपेक्टेशन माइनस ऑब्जर्व्ड क्या था, याद है, Expression minus observed by observed, उसका whole square, I square होता है। इसका समेशन, तो ये आपको यूज करना है यहाँ पे, ये भी हमने आई थिंक डिस्कस किया होगा जब काई स्क्वायर टेस्ट पढ़ रहे थे, देखिए डिस्कस किया ही होगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है इस केस में, याद है, क्या था, r माइनस 1 इंटू एस माइनस 1, ये जो भी m माइनस 1 इंटू n माइनस 1, एक की वैल्यू अगर या कितनी वैल्यू है 2 है ना, तो 2 माइनस 1 इंटू काई स्क्वायर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन सा वाला है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम एक ये दिख रहा है, तो ये तो आउट हो गया, और हाँ ये आउट हो गया, यहाँ से क्या बोल रहा है ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ये भी है,
अब बस आपको ये डिसाइड करना है कि टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू क्या है। तो ये तो हमने कैलकुलेट करना सिखाया था आपको, तो जो लोग भूल गए वापस जाके वीडियो देखिए कि हाउ टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड माइनस ऑब्जर्व्ड अपॉन ऑब्जर्व्ड का होल स्क्वायर निकालना है। तो ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है। अब इसकी वैल्यू जो होगी आपको देखना है कि ये 20/3 है या 16/3 है, ये डिसाइड करना आपको। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगी, m-1 into n-1 था। सर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेशन फिर होल स्क्वायर बाय एक्सपेक्टेशन क्या था देख लीजिए, वही बोल रहा हूँ क्या है यहाँ पे अब। O माइनस E है। हाँ तो स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं है, हाँ अपॉन में E है। O माइनस ई अपॉन ई। अब पता है लोगों को ठीक से याद ही नहीं, क्या तुम सारे बताते रहते हो, कोई चीज ठीक से याद नहीं आपको। सो O माइनस ई अपॉन ई का होल स्क्वायर, ठीक है, देख लीजिए एक बार, क्योंकि रिवीजन नहीं करते। इसका सबसे बड़ी वजह है कि आप रिवीजन नहीं करते। आपको लगता है एक बार सर ने पढ़ा दिया बस हो गया, अब सीधा एग्जाम के बाद देखेंगे क्या क्या गलती हुई। तो बीच में रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल ही जाएंगे आप। रिवाइज तो करना पड़ेगा, चाहे सिलेबस हो चाहे PYQs हो, रिवीजन 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 बहुत जरूरत है। यही थिंग अब सिलेबस में नहीं है, ये पहले सिलेबस में था, ये अब सिलेबस में नहीं है। केंडाल्स टाउ को है ये, देखिए एक बार सिलेबस में है ये बहुत सर है। उसमें एसपीएम एंड कैंडल स्टाफ कोरिलेशन। अच्छा तो इसका फॉर्मूला हमने भी है सर। ओके, तो केंडल्स, अच्छा केंडल्स टाउ कोएफिशिएंट, स्पीयरमैन्स केंडल्स टाउ कोएफिशिएंट है इस बार नहीं। ओके तो यहाँ पे इक्वेशंस में है। तो इसका हमने क्या होगा आंसर, इसका आंसर तो सॉल्यूशन करके भेजा था मैंने। हाँ कुछ ऐसा होता है xy < 0 ऐसा कुछ। हाँ तो आपका सॉल्यूशन समझ नहीं आया। हाँ वो फॉर्मूला इसका है, एक्चुअली इसका फॉर्मूला था कुछ इस तरह का फॉर्मूला है कि x into y < 0 या < 0 है, ये फॉर्मूला है। ठीक है सॉल्यूशन में भेजा था ना करके इसका, अब ट्राई करके दोबारा बता दूंगा, पर देखना पड़ेगा मुझे भी। इसका फॉर्मूला है, जस्ट फॉर्मूला यूज करना है जस्ट इसका। तो ऐसा कुछ मैंने सॉल्व करके भेजे थे ग्रुप में एक बार, तो टाउ कोएफिशिएंट, हाँ तो उससे कुछ शायद ये आंसर आया था, ये कोई एक आंसर आया था, उसमें सॉल्व किया था हमने। तो इसका मेन आपको फॉर्मूला देखना है क्या है, और फॉर्मूला पे इसको फिट करने की कोशिश करना है। तो ट्राई करके आइए, तो नेक्स्ट क्लास में फिर डाउट में पूछिए आप, तो मैं सॉल्व करता हूँ। पहले ट्राई करके आओ, सॉल्व तो होगा ही ना, सॉल्यूशन तो मिलेगा ही, पहले बता रखा है। यहाँ पे जो है आपके पास कंसीडर सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल आपको दे रखा है, तो ये सिंपल लीनियर मॉडल है। एंड बीटा नॉट हैट बीटा 1 हैट आर द ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर ऑफ दिस। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि, और S2 आपको ये दे रखा है yi xi माइनस y बार। हाँ ठीक है, yi xi तो ओपन करेंगे तो वही आ जाएगा y x बार ना। क्योंकि इसको आप ओपन करेंगे क्या बनेगा, समेशन xi yi माइनस x बार y बार, ऐसा कुछ बन जाएगा। ये n भी आ जाए ना, ओके n x बार y बार ऐसा बनेगा। ओके S2 जो है तो ये कुछ ना कुछ उस टाइप का नहीं है। आप अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये sx x टाइप का, और ये होगा S2 जो है वो sxy टाइप का है ना। तो पूछ क्या रहा आपसे, y with the observed value of this for a real constant see the variance of this। तो इसका डायरेक्ट तो फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली फॉर्मूला आता है इसका। तो जो बीटा नॉट हैट है इसका वेरिएंस का डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, क्या होता है बताइए। सर वो ये फंक्शन नहीं होगा। वेरिएंस लेंगे तो c तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। a या b, b हाँ है ना, ये फॉर्मूला है, डायरेक्टली फॉर्मूला है। यहाँ पे S1 जो था आपका sxx है, तो देख लीजिए वहां पे लिखा होगा सिग्मा स्क्वायर 1/n x बार स्क्वायर अपन sxx। तो ये S1 इज sxx और ये S2 था sxy। तो अब बस फॉर्मूला इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है कि जो भी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर्स हैं वो अनबायस्ड होते हैं, और उसका वेरिएंस का फॉर्मूला डायरेक्टली है। तो उसी डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये फॉर्मूला पे, दिस जस्ट फॉर्मूला। ये जो क्वेश्चन है आपके पास कि x1 x2 x3 y1 y2 y3 y4 ये इंडिपेंडेंट रैंडम वेक्टर है इस तरीके से। तो जो xi सैंपल है
वो इसको फॉलो कर रहा है, नॉर्मल 4 0 सिग्मा 1, और yi फॉलो कर रहा है नॉर्मल 4 0 सिग्मा 2। तो दोनों का वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स अलग है बस, है ना। तो पूछ क्या रहा है आपसे, z है सिग्मा 1 वर्स xx ट्रांसपोज सिग्मा, ठीक है, मतलब -1/2 है दिस। पहले ये बताइए क्या पूछ रहा है यहाँ से, y x y दे रखा है, एंड इफ WMN सिग्मा डिनोट्स अ विसार्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्डर m, ठीक है, विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स सिग्मा। तो पूछ रहा है क्या होगा इसका, तो बताइए इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, xx ट्रांसपोज और yy। W4 3i4 हो जाएगा। हाँ, और दूसरा होगा W4 4 हो जाएगा। W4 4i, हाँ वही कन्वर्ट हो जाएगा, i4 ही बनेगा ये। तो यहाँ से आपका ये सम होकर विसार्ड डायरेक्टली डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड हो जाता है लाइक i स्क्वायर, तो ये W4 7, i4 आ जाएगा। इधर एक थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है ना, थ्योरम बेस्ड है कि xx ट्रांसपोज हैज विसार्ड डिस्ट्रीब्यूशन, और सिग्मा इनवर्स से डिवाइड कर दिया ताकि यहाँ पे i आ जाए ना, तो नॉर्मल 0 i होता तो डायरेक्टली ये आ जाता, तो यहाँ इसलिए क्या, क्योंकि यहाँ सिग्मा 1 है, सिग्मा 2, ठीक है, ये तो थ्योरम है, दिस इज अ थ्योरम। तो विसार्ड p और ये जो भी इसका n है ना, तो यहाँ पे 3 वो, एंड y1 y2 y3 y4 था, तो वहाँ 4 था तो 4 है, ठीक है ना। थ्योरम बेस्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है थ्योरम पे। तो आंसर आ गया विसार्ड 4 7 i4, है ना, तो ये वाला आ गया, मतलब ए ऑप्शन आ गया इसका। ओके, तो थ्योरम है डायरेक्टली। अब ये जो क्वेश्चन है आपसे पूछा है इसकी लिमिट क्या होगी, है ना। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि पहले 2 बाहर कर लो आप, फिर इसको सिंप्लीफाई करो। हाँ, ये भी कल परसों भी एक क्वेश्चन मिला था इस पे, 3 वाला था वो मॉक टेस्ट में। तो उसमें हमने क्या किया था, जस्ट साइन स्क्वायर, देखो साइन इज जस्ट अ कांस्टेंट, ये बाउंडेड क्वांटिटी है, तो इसको एज अ कांस्टेंट मान के भी आप काम कर सकते हो, नहीं तो सैंडविच थ्योरम लगा लो तो उससे वो दिख जाएगा। साइन स्क्वायर 0 से 1 के बीच में, तो पहले तो ये है कि इसमें से 2 की पावर n बाहर करो, तो ये 2 की पावर n और उसकी पावर यहाँ देखो, यहाँ भी n कॉमन है, तो ये 1/n इंटू 1/2 माइनस कॉस 1/n ऐसा बनेगा। तो ये n खत्म, ये बनेगा आपका। जब इन्फिनिटी लगाओगे तो कॉस 1/infinity 0 cos 0 1 2/1 खत्म, ये 2 आ जाएगा, सिर्फ 2 बच जाएगा। तो मैंने ये वाला और ये वाला कॉमन निकाल दिया। अब बचा क्या, 1 प्लस n, अभी k बोल देता हूँ इसको मैं, क्योंकि साइन स्क्वायर इज अ बाउंडेड क्वांटिटी, 0 1 के बीच का कोई कांस्टेंट ही रहेगा। और यहाँ पे जो है ऊपर में है 1/n और इनटू में फिर से वही 2 माइनस cos 1/n। तो इसका लिमिट क्या होता था, अच्छा n टेंस टू इंफिनिटी है, लेकिन n टेंस टू इंफिनिटी है, तो इंफिनिटी की पावर 0 है ये। सो हाउ डू यू फाइंड, लॉग लेते हो, लॉग ले लो, ये l है, आप लॉग ले लीजिए, तो लॉग l बराबर ये 2 हो चुका है लिमिट लगाने के बाद, इट विल जस्ट बी 2, तो ये हो गया log 2 प्लस ये आ जाएगा log 1 प्लस n के अपॉन n, है ना। अब आपको n टेस्ट उसको हटा सकते हैं, वो क्या है ना, इनटू में 1 बाई आ जाएगा 2 माइनस कॉस 1/n, तो n टेंस टू इंफिनिटी पे इसकी वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी, तो ये कोई इफेक्ट नहीं करेगा। अब इसकी लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी पे क्या आएगी बताइए कोई, 0 हो जाएगी, है ना, 0 हो जाएगी सिंपली n, क्योंकि ये बाउंडेड क्वांटिटी है, तो साइन स्क्वायर इज जस्ट अ बाउंडेड क्वांटिटी, साइन स्क्वायर n है, तो ऐसा साइन स्क्वायर इंफिनिटी होगा तो बाउंडेड से कोई इफेक्ट नहीं करेगा, तो ये जस्ट आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से log l बराबर log 2, तो l बराबर 2 आ जाएगा आपका आंसर। तो आंसर चेक कर सकते हैं आप, इसका आंसर 2 होगा, ऑफिशियल आंसर के देख लेना, है ना। अब ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें e ऑफ i प्लस पाई पूछ रहा है ना, सो ये कह रहा है कि y की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, x यहाँ से यहाँ तक है, हाँ तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको पोलर फॉर्म में ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ बना के दिख जाएगा। यू कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म, हो जाएगा, इसका सॉल्व हो जाएगा।
कोई वेरिएबल को चेंज करने की जरूरत नहीं है और ऑर्डर भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये 1/r r dr d थीटा। अब ये ग्राफ देख के आपको r का आइडिया लगेगा क्या r और वो होगा, उससे आ जाएगा। ये आपके पास ये मैट्रिक्स है I3 3 क्रॉस के आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो पूछ रहा है कि नलिटी ऑफ दिस 5a। तो सिंपल एक काम करना है हमें, तो क्या पूछ रहा है आपसे, नलिटी ऑफ दिस मैट्रिक्स इक्वल्स। तो अगर आप रैंक निकाल पाओ तो आसान है। तो मुझे ये बताइए यहाँ से a जो है, a का रैंक 3 है, आप चेक करेंगे तो नहीं, कैसे बता रहा हूं मैं, क्योंकि a का रैंक 3 आएगा। मतलब इसका ना नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट, रैंक का डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो और कॉलम्स। तो ये इंडिपेंडेंट है, देखिए ये वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट है तो इसका रैंक 3 है। और रैंक 3 है, जैसे फायदा क्या हो गया, डिटर्मिनेंट a नॉन जीरो होगा। ओके, तो डिटर्मिनेंट a नॉन जीरो हो गया। अच्छा, तो यहां से अगर हम डिटर्मिनेंट निकाले इसका, तो 5 टाइम है ना, 5 की पावर 3 डिटर्मिनेंट a डिटर्मिनेंट I प्लस a स्क्वायर। ठीक, नहीं तो सबसे आसान पता क्या है, एक और, यहां तक तो ठीक है। अगर आप इसका डिटर्मिनेंट का आपको आइडिया लेना पड़ेगा कि ये जीरो तो नहीं हो सकता। तो अगर ये नॉन जीरो हुआ, मान लो डिटर्मिनेंट इसका मान लो नॉन जीरो हुआ, तो इसका रैंक 3 हो जाएगा, नलिटी 0 हो जाएगी। ये है, तो पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा क्या है। तो उसके लिए गेस नहीं करेंगे हम, हमें गेस नहीं करना है। हम इसका आइगन वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं ना, आप आइगन निकाल सकते हो। मान लो λ1 λ2 λ3 आ गई, फिर उसके हिसाब से इसकी आइगन वैल्यू देख लो, तो उससे हो जाएगी। मतलब somehow मुझे रैंक निकालना है ना, somehow we need to find the rank। और बहुत ज्यादा ये भी मुश्किल लगे ना, तो एक काम, तो एक तरीका मैंने ये बताया, दूसरा मैं कह रहा हूँ आइगन वैल्यू निकालो, तीसरा इससे भी आसान तरीका मुझे ये समझ आ रहा है। अब जो मैं बोल रहा हूँ आपको लिख के देखना पड़ेगा कि ये आसान है ये आसान है, क्योंकि ऐसे अभी सिर्फ बता रहा हूँ, तो वो आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा क्या हो रहा है एक्चुअली, तो उससे आपको आइडिया मिलेगा क्या बेटर है। नहीं तो कुछ मुश्किल नहीं है भाई। यहाँ से क्या करो, इसको खोलोगे, ये 5a 5 बाहर रख लो, चाहो तो 5 बाहर रख लो, a प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब। क्यों इतना टेंशन लेना है, मैं a स्क्वायर निकाल लूंगा, इतना ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा, a क्यूब निकाल लूंगा। ठीक है, इसको मैं पुट कर दूंगा, तो इससे मेरा फायदा ये है कि इजिली 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स आ जाएगी। अब इसका रैंक निकाल लूंगा मैं, 3 क्रॉस 3 आगे रैंक निकाल लूंगा, रैंक निकल जाएगी। तो रैंक प्लस नलिटी बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स, तो कॉलम्स में 3 है, तो रैंक, अगर मान लो इसका रैंक 3 आया तो नलिटी 0 होगी। अब देखना पड़ेगा क्या है, तो सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि रैंक क्या है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा। तो रैंक पहले डिसाइड, रैंक अगर 2 आएगी तो नलिटी 1 आ जाएगी। तो आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा सीखने के लिए। एग्जाम में ऐसे ही नया क्वेश्चन आएगा, वहां आप तभी कर पाओगे जब आप अभी ट्राई करोगे ये सब क्वेश्चंस, तभी तो वहां नए क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। ऐसा नहीं कोई सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन ही वहां आएगा, ऐसा तो है नहीं कि जो आपने पहले सॉल्व किए वही क्वेश्चन आएंगे, ऐसा तो है नहीं। तो आपको नया क्वेश्चन अप्रोच करने का एक मतलब हिम्मत करना होगा, आपको ट्राई करना होगा कि नया क्वेश्चन करके देखते हैं, जैसे यही नया है अभी आपके लिए, करके देखिए ये सब खुद से, फिर आपको आइडिया मिलेगा हाउ टू अप्रोच। ए कोई 2 क्रॉस 2 की रियल मैट्रिक्स है जिसकी आइगन वैल्यू 1 और -1 है, ठीक, और करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ये दोनों है, करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ये दोनों है। a की पावर 2021 ये है, देखो, तो a की आइगन वैल्यू 1 -1 है, तो a की पावर 2021 की आइगन वैल्यू, इसकी पावर 2021, इसकी पावर 2021, तो वो 1 -1 ही होने वाली है। अब a की पावर 2021 का नाम मैं b रख देता हूं, अभी मान लो b है, तो हमें पता है कि b जो है उसकी आइगन वैल्यू 1 और -1 है, तो इजी है ना, b माइनस i v इज इक्वल टू 0, v1, और b प्लस i इंटू v इज इक्वल टू 0, v2, v1 ये है, v2 ये है, तो मुझे आइगन वैल्यू भी दे रखी है, आइगन वेक्टर भी दे रखी है, पूछ रहा मैट्रिक्स बताओ, तो आ जाएगा। इस इक्वेशन से एक इक्वेशन बनेगी, इससे मतलब यहाँ से 4 इक्वेशन आएगी, यहाँ से 4 इक्वेशन आएगी, कुछ कॉमन ही आएगा, तो एट द एंड सॉल्व करके ABCD आ जाएगा। अब इसके लिए सॉल्व करके देखना पड़ेगा, हवा में नहीं सॉल्व होगा, आपको लिखना पड़ेगा, एक थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये।
तो आपको लिख के देखना पड़ेगा सभी लोगों को। सर यहाँ पे आइगन वैल्यू 2 और 3 क्या क्या क्या? आइगन वैल्यू यहाँ पे 1 और -1, सपोज आइगन वैल्यू 2 और -2 और लाइक 4 5 10। हाँ, तो वो अलग क्वेश्चन होता। तो यहाँ जिन्होंने क्वेश्चन बनाया उनका पर्पस यही था कि ए की पावर 2021 का आइगन वैल्यू सेम ही आ जाएगी, वो उस पर्पस से ही क्वेश्चन उन्होंने बनाए हैं। वरना 2 होता ए की आइगन वैल्यू तो उसकी ए की पावर 2021 हो जाती, 2 की पावर 2021 हो जाती फिर आइगन वैल्यू ए की पावर उसकी, तो लेंथी क्वेश्चन होता। तो इसलिए उसका पर्पस यही था कि पावर लेने में भी सेम आ जाए। यहाँ आपके पास ए बी 2 इवेंट है, बी की प्रोबेबिलिटी पता है, ये ए इवेंट बी कॉम्प्लीमेंट है, खोल दो इसको, पी ए प्लस पी बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ले लो, एंड देन ए बी इंडिपेंडेंट बता रखा है, तो ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हो आप, पी ए इंटू पी बी, तो पी ए आ जाएगा, आसान है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, करके देखिए। यहाँ 15 नंबर जो क्वेश्चन है आपके पास, कि ये बोल रहा है आपसे कि क्या करना है हमें, एक फेयर डाई है उसको रोल किया ट्वाइस, 2 बार, एक्स वाई डिनोट द आउटकम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड रोल। तो वही है कि x की वैल्यू हो सकता है 1 से 6 तक कुछ भी, y 1 से 6 तक कुछ भी हो सकता है। पूछ रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस वाई गिवन दिस, तो ये कुछ ऐसा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस वाई गिवन, स्क्वायर हटाएंगे तो मॉड x माइनस वाई इज 1। अब आपको ऐसे आउटकम निकालने हैं जो इसमें होगा, फिर यही करना है, समेशन x प्लस वाई, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x कॉमा y इज इक्वल टू y, और ये समेशन ओवर x माइनस वाई इक्वल टू 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी मॉड x माइनस वाई इक्वल टू 1, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने, अब आप ट्राई करो सॉल्व करने का, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में फिर डाउट पूछो, फिर मैं सॉल्व करूंगा। तो अभी तो आज मैं हाफ क्वेश्चन करूंगा, अगले क्लास में हाफ करूंगा, उसके बाद जो परसों क्लास होगी उसमें हम आप फिर से वही जैसे आपने 23-22 में किया था, कि जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्वेश्चन नंबर मुझे पहले ही भेज दो, ताकि मैं पहले ही देख लूं, कि इससे क्लास में फिर बहुत ज्यादा टाइम ना लगे सोचने में। ये सीडीएफ दे रखा है आपको, तो सीडीएफ की प्रॉपर्टी यूज कीजिए, और सियाने आपके लिए स्पेशली ये है कि जो पेपर आपने सॉल्व कर लिए उसको भी दोबारा तिबारा चौथी पांचवी बार सॉल्व कीजिए। आपके डाउट्स में देखा था, शायद ये भी आपका डाउट था उसमें शायद, तो जो भी डाउट्स आपके हैं, है ना, तो उसको आप रिपीटेडली फिर से सॉल्व कीजिए, फिर से ट्राई कीजिए, टाइम दीजिए, नए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। वही यही कॉन्फिडेंस, यही ट्राई एग्जाम में करना पड़ेगा। अगर यहाँ हिम्मत नहीं करेंगे ट्राई करने का, तो एग्जाम में आपसे बिल्कुल हिम्मत नहीं होगा। तो घर पे भी नए क्वेश्चन ट्राई करने की, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अलग अलग अप्रोच ट्राई कीजिए, ये है। तो आप इसे सॉल्व कीजिए। यहाँ क्या सीडीएफ दे रखा है आपको, एन एक इवेंट दे रखा है, अब ए जो है यूनियन ऑफ ए आईज है, तो आपको डिसाइड करना है इसका यूनियन किसके इक्वल होगा, तो है ना। तो आपको बता दो भाई, यूनियन जब आप लेंगे ना इसका, तो ये a प्लस एप्सिलॉन है, 3 माइनस एप्सिलॉन है ना। तो ये a इवेंट एक्चुअली a निकल के आएगी ओपन सेट 1,3, ध्यान दीजिए आप, क्योंकि ये वैल्यू इसमें 1 कभी भी इंक्लूड नहीं होगा, चाहे n कुछ भी ले लो, 3 कभी भी इंक्लूड नहीं होगा, चाहे आप n कुछ भी ले लो। तो a इवेंट एक्चुअली ये है यहाँ पे, ठीक है। और आप एक नोटिस करेंगे यहाँ पे ऐसा है, a1 सुपरसेट, a2 सुपरसेट, a3 सुपरसेट, ऐसा होता जा रहा है। तो ये जो सेट लिखी हुई है ना, ये थ्योरम है एक्चुअली, लिमिट ऑफ an टेंड्स टू इंफिनिटी, दिस इज a, एंड जो आपको 1 3 निकल के आएगा ओपन इंटरवल 1 3 होगा ये। तो आपसे पूछ रहा है, ये इवेंट दे रखा, पूछ रहा है x बिलोंग्स टू दिस, तो आपको यहाँ निकालना है कि x की वैल्यू 1 से 3 के बीच होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी x बीइंग बिटवीन 1 एंड 3, ये निकालना है आपको। यहाँ पे क्या है, द मार्जिनल पीडीएफ ऑफ kth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ऑफ अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 8, अच्छा n 8 है, और kth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, द मार्जिनल पीडीएफ ऑफ kth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ये जो पीडीएफ एक्चुअली, ओके, तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं x1 x2 x8 दे आर यूनिफॉर्म 0-2, और ये जो पीडीएफ है kth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ है। तो बताओ k क्या है,
तो यूनिफॉर्म है ना, डायरेक्टली पीडीएफ यूज की हो जाएगा। आपको कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ पता होगा, उस पर फिट कर दीजिए, आ जाएगा। नहीं तो इतना नहीं करने का आसान तरीका है ना, देखिए each xi यूनिफॉर्म 0 2 है, तो xi अपॉन 2 क्या होगा, यूनिफॉर्म 0 1। अब मुझे बताइए kth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन 2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ये थ्योरम में बताइए होगा आप लोगों को, क्या होता है? सो बीटा फर्स्ट काइंड। अब ये kth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, तो ध्यान दीजिए k n माइनस k प्लस 1 r n माइनस r प्लस 1, ठीक है। वो अलग बात है, k को जो 1 रखेंगे तो 1 n हो जाएगा, k को n रखेंगे तो n 1 हो जाएगा, लेकिन इन जनरल ये है k n माइनस k प्लस 1, ये है बीटा फर्स्ट काइंड। अब आप देख लीजिए यहाँ पे, तो जब आप पावर लिखेंगे इसका, तो बीटा जो k है x की पावर क्या बनेगी, k माइनस 1 एंड 1 माइनस x की पावर बनेगी n माइनस k, 1 कट जाएगा। अब ध्यान से देखो k माइनस 1 यहाँ किसके इक्वल है, 6 के, सो k माइनस 1 इज 6, k इज 7, और यहाँ n माइनस k n 8 है आपका, 8 माइनस k किसके इक्वल है, 1 के, तो k किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से, 7 के, तो मतलब 7 आ रहा है, आंसर इज 7, मैंने निकाल दिया ऐसे ही थ्योरम यूज करके, आ गया। चेक कर लीजिएगा बाकी आप लोग। मैं रफली ये एक आइडिया लिया हूँ ना, अदरवाइज मुझे x/2x करना पड़ेगा, x/2 करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1 माइनस x/2 करना पड़ेगा, वो हो जाएगा, लेकिन आंसर सही है, 7 ही होगा आंसर, देखिए आप। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि xn अल्फा सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, यहाँ 1 पे प्रोबेबिलिटी n की पावर 2 अल्फा है और 0 पे 1 माइनस n की पावर 2 अल्फा है। बोल रहा है s जो है सेट ऑफ अल्फा सच दैट x अल्फा कन्वर्जेस, xn अल्फा कन्वर्जेस टू 0 ऑलमोस्ट श्योरली, ये कन्वर्ज कर रही है 0 ऑलमोस्ट श्योरली, तो बोल रहा है कि इन्फिमम ऑफ s बताओ। s में अल्फा की वो वैल्यू जिसके लिए ये कन्वर्ज कर रही है, xn अल्फा कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू 0। अच्छा, तो इसका क्राइटेरिया होता है ना कि वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर या स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर कब एप्लीकेबल है, कि क्या क्राइटेरिया था इसका, वेरिएंस ऑफ xn अल्फा अपॉन क्या था, n स्क्वायर, दिस शुड बी फाइनाइट, ऐसा कुछ देख लीजिए, तो वो क्राइटेरिया यूज हो जाएगा शायद। क्योंकि पीएमएफ है ना, नहीं तो आप डेफिनेशन से जाएंगे, डेफिनेशन से भी इसका जो एक्सपेक्टेशन होगा, मतलब ऑलमोस्ट श्योरली का मतलब क्या है, एक्सपेक्टेशन होता है ना, तो उस एक्सपेक्टेशन में जो समेशन होता है वो समेशन 1/n⁴ अल्फा होगा, और यहाँ पर अल्फा का वैल्यू 1 होना चाहिए ताकि वो कन्वर्जेंट हो, सीरीज कन्वर्जेंट होने के लिए n ग्रेटर देन 1 होना पड़ता है, तो इसीलिए वो अल्फा का वैल्यू 1 होगा, मिनिमम वैल्यू। अच्छा ऐसा है क्या, आपने ऐसे सॉल्व करवाया था पहले, ठीक है। तो यहाँ पे वो वही समेशन, अच्छा वो लिखा होगा समेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ, क्या लिखवाया होगा, नहीं आपने लिखा था आपने एक्सपेक्टेशन लिया था, हाँ मीन आपने लिया था एक्सपेक्टेशन ऑफ आपने xn अल्फा लिया था, उसका वैल्यू आ रहा है 1 into समेशन ऑफ 1 into 1/n to अल्फा। एक्सपेक्टेशन तो ये आ गई, हाँ एक्सपेक्टेशन आपका xn अल्फा जो है तो यही आ जाएगा 1/n की पावर 2 अल्फा, हाँ हाँ फिर हाँ, फिर सर n का अपने समेशन लिया था, तो फिर इस ये सीरीज मतलब ये जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट, ये कोई थ्योरम थी ना, हाँ ये कोई थ्योरम थी, हाँ ये सीरीज कन्वर्जेंट होने के लिए अल्फा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना पड़ता है, हाँ वहाँ पे थ्योरम। ये सीरीज से अल्फा का वैल्यू मिनिमम वैल्यू 1 होगा, So this is convergent if 2n more than 1, n more than 1/2 ना, n more than 1/2, तो यहाँ देखिए आंसर क्या होगा, 0.50 आंसर होगा, हाँ मतलब 2 अल्फा 1 होगा मिनिमम अल्फा अल्फा,
नॉट एन, सॉरी, ये पावर जो है ना 2 अल्फा मोर देन 1 होना चाहिए कन्वर्जेंट होने के लिए, तो अल्फा मोर देन 1/2 होगा। ये एक्चुअली उसका थ्योरम है, सर ऑलमोस्ट श्योरली का ये थ्योरम सर। हाँ, ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस का थ्योरम है। तो वहां जाके देखिए, जब मैंने ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस थ्योरी पढ़ा रहा था तो उसके 2-3 क्लास में मैंने यही पढ़ाए थे, आप उसके वीडियोस देखिए, वहां जाके समझ आएगा ये थ्योरी था। तो यहाँ वो थ्योरम था, वो थ्योरम यहाँ यूज कर रहे हैं हम। इस तरह से कुछ थ्योरम था वहां पे। कोई नहीं, सॉल्व करके आइए, दोबारा पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा कराएंगे। ये है यहाँ पे क्या है, ये भी हालांकि मुश्किल नहीं है, आपको लॉ वो करना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन इसमें है कि फिर से वही यूनिफॉर्म 0 2 है, तो आपको पता है xi यूनिफॉर्म 0 2 है, तो xi/2 यूनिफॉर्म 0 1 हो जाएगा, तो वो एक काम यहाँ करना है। फिर लॉग है तो ये समेशन हो जाएगा, इधर आ जाएगा, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें। तो एक तो ये है कि अगर x यूनिफॉर्म 0 1 है तो -2 log x का स्क्वायर 2 होता है, तो वो वाला यूज होगा यहाँ पे ये। तो उससे ट्रांसफॉर्मेशन इसमें खूब है, आप ट्राई कीजिए, उससे आ जाएगा। और एक्चुअली ये कहीं ना कहीं एवरेज आ जाएगा, तो Zn कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू, तो Zn कहीं ना कहीं किसी रैंडम वेरिएबल का एवरेज होगा, W बार मान लीजिए, मैं पता है W बार कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू E ऑफ W1, तो ये आ जाता है, ये इस थ्योरम का नाम है स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर, तो उससे हो जाएगा ये सॉल्व। यहाँ आपके पास सिंपल है ये कि एक मार्कोव चेन है और तो पूछ रहा है कि एक्सपेक्टेड हो, तो ये जो है ना, अगर आपको पता है ना x अगर बर्नौली है तो x की पावर 2k क्या फॉलो करेगा, बर्नौली। हाँ ये बर्नौली विधि, यहाँ कहीं ना कहीं वही कॉन्सेप्ट यूज होना है कि पावर कुछ भी ले लेंगे बर्नौली ही रहेगा। तो यहाँ x 2k एक्चुअली बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, क्योंकि यहाँ देखिए ना, हाँ U11 का वैल्यू लगेगा। यस जो भी है वो देख लेते हैं। तो अभी x की पावर 2k, तो समेशन x की पावर 2k तो बर्नौली रहेगा, तो इसका मीन कितना आ जाएगा, तो पहले आपको निकालना पड़ेगा ना, 50 आ जाएगा सर, मतलब समेशन 100 हो गया और हाँ तो यहाँ से हाफ 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 है ना, ठीक है, तो इनिशियली वैसा है तो भी वही रहेगा। हाँ 50 इसका आंसर है, 50 ही है, देखिएगा, हाँ तो उससे आ जाएगा, एक का 1/2 तो 50 ही आ जाएगा। x0 x1 वही है एक्चुअली। इसका स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन भी निकालेंगे ना आप, तो यही आ जाता है, बर्नौली ही आता है ये, आई थिंक हाफ हाफ ही आ जाएगा अगर आप स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे इसका, तो इसीलिए 0 पे हाफ यही वाला आ जाएगा, तो बर्नौली रहेगा तो हाफ सम करेंगे 100 टाइम, तो हाफ इंटू 150 आ जाएगा आंसर। फिर 0 2 क्या है, रियलाइजेशन है रैंडम वेरिएबल का, साइज 2 का, बाइनोमियल है, टेस्ट कर रहे हैं p 1/2 p नॉट 1/2, तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, तो यहाँ लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या आएगा उसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लगाइए, देखिए क्या आता है, LH0/LH1, यहाँ रैंडम सैंपल साइज 2 का ही है बस, आ जाएगा, आपको लाइक्लीहुड रेशियो निकालना पड़ेगा तो उससे पता चलेगा क्या आता है। यहाँ जो है कॉन्सेप्ट कि ये पीडीएफ है, आप यहाँ कॉन्सेप्ट जो यूज हो रहा है कि सीडीएफ ऑफ x फॉलोज यूनिफॉर्म 0 1 वो होगा, तो आप इसका सीडीएफ निकालिए, कहीं ना कहीं इसका मल्टीपल आएगा, तो आपको डायरेक्टली इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिख जाएगा, यूनिफॉर्म 0 1 हो जाएगा, तो उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा इजीली। इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि इसका सीडीएफ फॉलो करता है यूनिफॉर्म 0 1। यहाँ पे जो है कि x y1 y2 रैंडम वेक्टर है, इसका मीन वेक्टर ये है, वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स ये है, वैल्यू ऑफ द मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन y एंड इट्स बेस लीनियर प्रोडक्ट ऑफ x1 x2। सो y ये हमने किया था फॉर्मूला, आप ये बेस वाला वर्ड छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। सो कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन y और जहां पे x1 x2 आपको फिक्स हो समझो, तो उसका क्या होगा,
तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला था, क्लास में लिखाया था हमने, मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन, डायरेक्ट फॉर्मूला था। देखो आप वीडियो पुराना जाके अगर भूल गए फॉर्मूला तो, और उसको आप अप्लाई कीजिए तो आ जाएगा, इजीली आंसर आ जाएगा। हमने सॉल्व किया था पार्शियल है ना कोरिलेशन कोएफिशिएंट और मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट, फॉर्मूला डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला था, तो उस पे पुट कीजिए आंसर आ जाता है। यहाँ पे जो है कि x1 x2 x3 विद रैंडम सैंपल दिस, ओके, तो आप टेस्ट कर रहे हैं, म्यू 0 है, म्यू नॉन जीरो है, बेस्ड ऑन दिस रियलाइजेशन। तो ये x1 रैंडम वेक्टर की वैल्यू, ऑब्जर्व वैल्यू है, x2 x3, तो पूछ रहा है कि p वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा, तो p वैल्यू का डेफिनेशन तो आप लोग जानते ही हैं कि जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है मोर देन इस ऑब्जर्व्ड वैल्यू, तो यहाँ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या आता है टेस्टिंग प्रॉब्लम में, याद है किसी को? अच्छा, अगर सिंपल वर्सेस सिंपल होता तो सॉरी, मतलब अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली होता तो म्यू बराबर 0 अगेंस्ट म्यू नॉट 0, इसका क्रिटिकल रीजन क्या आता? मॉड z तो ग्रेटर आपने उसको लिया था 2 इनटू प्रोबेबिलिटी वैल्यू लिया था, और उसके बाद उसको x माइनस म्यू और सिग्मा इनवर्स, मतलब उसको जो वैल्यू सैंपल साइज है उसका कैलकुलेशन करके फिर आया था। हाँ आ जाएगा। देखिए यहाँ जैसे अगर सिंपल नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है तो यहाँ पे आता है x बार माइनस, मतलब जो भी है x बार आप सिंपल मोर देन k ले सकते हैं, नॉट इक्वल टू है ना, तो x बार मोर देन k या x बार माइनस, हाँ x बार मोर देन k, इस तरह से आ जाएगा क्रिटिकल रीजन, मॉड x बार मोर देन k आएगा। तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही आएगा, तो यहाँ पे मॉड x बार, आपने 2 इनटू लिया था सर। हाँ 2 इसलिए ले रहे होंगे, 2 साइडेड है ना, तो इसलिए 2 इनटू लिया था। देखिए 2 क्यों लेते हैं, मोड हटाने के लिए, क्योंकि दो साइड है ना, तो इधर वाला और इधर वाला ऐड करना है, तो मॉड नहीं लिया होगा इसलिए 2 लिया होगा, तो ये मॉड हट जाएगा, फिर जस्ट x बार मोर देन ऑब्जर्व्ड वैल्यू, और ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू चेक कीजिए 0 ही आ जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर हाफ, और इनटू ये बाहर 2 है ना, तो ये हाफ आ जाएगा, दिस इज हाफ एंड बाहर 2 है, तो ये कट के आंसर इसका 1 होगा। ठीक सही सर, 2 और सर ये 1 आया है सर। तो ये राउंड ऑफ क्यों कह रहा है करने को, एक ऐसी फालतू कर रखा है, इसका 1 आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये क्रिटिकल, यहाँ भी वैसे ही क्रिटिकल रीजन आएगी, मल्टीवेरिएट में भी जनरलाइज हो जाएगा, तो वही जैसे यहाँ बोला मॉड, वहाँ बोला ना मॉड x मोर देन k, तो वहाँ p वैल्यू निकालने को तो क्या करेंगे, k के जगह पे ऑब्जर्व्ड वैल्यू यूज करेंगे, 2 टाइम्स ले करें, क्योंकि दोनों साइड है ना, मॉड है तो इधर भी है उधर भी रीजन है, तो एक रीजन का निकालो डबल कर दो, तो इसलिए मॉड हटा दिया, तो 2 टाइम प्रोबेबिलिटी x बार मोर देन k उसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, तो उससे आ जाएगी। सेम यहाँ भी कर रहे हैं हम वही चीज, तो इससे आ जाएगा। यहाँ पे जो है आपके पास ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल फिर से है, और xi जो है फिक्स्ड है, और दिस ओके, अल्फा कैप एंड बीटा कैप ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर है, ठीक है। ये तो जैम में भी क्वेश्चन आता है ये सब ना, आप देखो जैम पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन कि आपको डेटा पॉइंट x1 y1 है ना, ये 1 2 3 3 पॉइंट है आपके पास, सो सर s by s। हाँ मतलब जैम में ये क्वेश्चन हम लोग करवाते हैं, तो जैम में भी ये सब क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी, कि जो अल्फा लीनियर रिग्रेशन का तो जी कोवेरिएंस xy अपॉन वेरिएंस xy है ना, या sxy अपॉन sxx, सो समेशन xi माइनस x बार yi माइनस y बार अपॉन समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, इसकी बस ऑब्जर्व्ड वैल्यू आपको निकालनी है समहाउ, तो ये तो दे रखा है, इजी है ये तो, क्लास जैम में भी इस तरह क्वेश्चन आया, जैम के पीवाई को आप रिग्रेशन करेंगे तो वहां भी सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है जो यहाँ यूज हो रहा है, क्योंकि सिंपल लीनियर रिग्रेशन जैम में भी है। ये यहाँ आपको दे रखा है कि एक फंक्शन दे दिया आपको, अब आपसे पूछ रहा है कि x 0 है या x इरेशनल है, तो फंक्शन है x क्यूब साइन x, x p अपॉन q फॉर्म का है, ठीक है ना, p अपॉन जहाँ p q इंटीजर है और gcd 1 है, तो रेशनल है तो 1 अपॉन q है इसका वैल्यू, तो पूछ रहा है कि आपसे which of the following statement is true, क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है 0 पे, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है 0 पे, फंक्शन है ना, तो आपसे पूछ रहा है कि फंक्शन नोटेशन दिया हुआ है सर, हाँ वो जो सेट और डिफरेंट मतलब डिवाइडेड बाय 0 मतलब
नहीं डिवाइड नहीं है, माइनस है इसका। ये यहाँ तीन तरह का नोटेशन है, दिस मीनिंग डिवीजन, दिस मीनिंग गिवन, दिस मीनिंग सब्ट्रैक्शन। आपका ना बैक स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश और एक वर्टिकल लाइन है। तो प्रोबेबिलिटी में आप ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आप देखते होंगे हम ये यूज करते हैं, ए गिवन बी, x अपॉन y तो ये यूज करते हैं, x माइनस y तो ये यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये माइनस का साइन है, दिस इज अ सब्ट्रैक्शन, इसका मीनिंग है माइनस, तो माइनस ना लिख के लोग ऐसा लिखता है। सो ये फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं इसको हम लोग। सो ये हो गया माइनस है। तो ये मतलब नॉन जीरो इंटीजर कहना चाह रहा है। सो अब क्या कहना चाह रहा है कि f कॉन्टिन्यूअस नहीं है जीरो पे, तो डिसाइड करो भाई कॉन्टिन्यूअस कैसे होगा। तो कॉन्टिन्यूअस होने के लिए x टेंड्स टू जीरो, सर if is not continuous ही तो होगा कैसे? सर, क्योंकि वो तो 0 पॉइंट की विदाउट 0 पॉइंट वो 1/q³ हो रहा है, और पहले वो पर तो x 0 पे वो जैसे x टेंड्स टू जीरो fx निकालते हैं। अच्छा f0 क्या है? तो f0 तो यहाँ से जीरो आ जाएगी, 0 आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू जीरो निकालना है मुझे। तो जीरो के नेबरहुड रैशनल भी हो सकता है, इररेशनल भी हो सकता है। सर 0 क्योंकि sin x बाउंडेड है, sin x बाउंडेड है, क्यूब तो वो तो 0 ही हो जाएगा। तो उसका चक्कर नहीं है, अब हमें x टेंड्स टू इंफिनिटी लिखनी है। तो x इररेशनल है तो जीरो हो जाएगा, रेशनल है तो कंटिन्यूअस तो दिख रहा है। दिस कॉमन डिवाइजर 1 है, आप देखिए। नहीं वो कोई, अरे इसका कोई दिक्कत नहीं है उसका। वो कहना चाह रहा है कि ये आपने रेशनल नंबर का डेफिनेशन पढ़ा होगा, द नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर pq आर इंटीजर एंड q इज नॉन जीरो एंड pq आर को-प्राइम। तो वही लिख रहा है, वो रेशनल नंबर का डेफिनेशन लिख रहा है। ये जो इतना लंबा चौड़ा लिखा है ना, इसका सिर्फ मीनिंग इतना लिखने का है कि x इज अ रेशनल नंबर, सिंपल, और कुछ नहीं। सर इस बार में सर वो उस टाइप के क्वेश्चंस में तो वो डिसकंटीन्यूअस होता ना, वहां होता था जिस पॉइंट पे इक्वल होगा उस पॉइंट पे इक्वल होगा, वहां कॉन्टिन्यूअस होगा। तो ये दोनों इक्वल कब होगा? देखिए ये दोनों इक्वल कब होगी? जीरो पे ये इक्वल कब होगा? जब q वेरी लार्ज होगा, तो ये जीरो हो जाएगी और ये जीरो हो जाएगी। तो जीरो पे कॉन्टिन्यूअस तो होगा, है ना। देखिए ऑप्शन देखिए आप लोग क्या कह रहे हैं। और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपको f' निकालना पड़ेगा। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए f' निकालना पड़ेगा। लिमिट x टेंड्स टू जीरो, तो रुकिए मैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक करता हूँ। टाइम है ना हमारे पास। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमें क्या करना होगा कि f' निकालना पड़ेगा। क्या होगा? f0 तो जीरो ही है, तो ये somehow fx अपॉन x बच गया, और fx अपॉन x बच गया तो अगर रैशनल है तो x क्यूब, तो x स्क्वायर साइन जीरो ही हो जाएगा। नहीं, अगर इरेशनल है तो है ना, इरेशनल नहीं है, रेशनल है तो क्या होगा? fx हो जाएगा 1/q की पावर q, और अपॉन में x क्या है? p अपॉन q। तो अपॉन में x मतलब p अपॉन q, एक q को काट देगा तो p अपॉन q की पावर स्क्वायर हो जाएगी, और x टेंड्स टू जीरो है तो p अपॉन q लगभग जीरो है, तो ये जीरो ही हो जाएगा। तो डिफरेंशिएबल भी होगा, चेक कीजिए आप। तो डिफरेंशिएबल भी है ये, और डेरिवेटिव मैंने निकाल दिया, डेरिवेटिव कितना आया? जीरो आया। तो ये ऑप्शन सही है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ एक्स क्यूब साइन एक्स रखेंगे आप, और अपॉन एक्स स्क्वायर साइन एक्स रहेगा, एक्स टेंड्स टू जीरो पे जीरो हो जाएगी। ये जब आएगा तो यहाँ पे 1/q³ होगा, x है तो x क्या है? यहाँ पे p अपॉन q फॉर्म का है, तो p अपॉन q फॉर्म का है तो ये कैंसिल हो गया, p अपॉन q दिस, और x टेंड्स टू जीरो है ना, तो यहाँ p अपॉन q एक x है वो जीरो हो जाएगा अप्रॉक्स,
क्यू बहुत लार्ज है, वैसे भी 0 ही हो जाएगा, तो 0 ही आएगा। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। अब आंसर, ऑफिशियल आंसर की में चेक कीजिए क्या है। यहाँ पे आपको कह रहा है कि f0 इन्फिनिटी टू r में फंक्शन है जहां r डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर f बाउंडेड है और कॉन्टिन्यूअस है तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। ये सब थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, थ्योरम का स्टेटमेंट याद है तो कर पाएंगे आप। f यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है तो लिमिट इंफिनिटी पे एग्जिस्ट करेगी। नहीं, इसका कन्वर्स होता है, इसका ना कन्वर्स होता है कि अगर लिमिट इंफिनिटी पे एग्जिस्ट कर रही है तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। ये जरूरी है, ट्रू है, पर चेक करना आप लोग। f अगर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है देन फंक्शन दिस, f यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है, gx fx sin x है तो ये भी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा क्योंकि ये बाउंडेड है ना, और यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है हमें, है ना। अच्छा पूछा क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, एक मिनट, तो ये sin x है और sin इंफिनिटी पे क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी? ओ चेक कीजिए आप लोग, f कॉन्टिन्यूअस है और लिमिट फाइनाइट है तो ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगी। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस इंटरवल पे, एंड पॉइंट पे लिमिट फाइनाइट है, तो ये तो मुझे ट्रू दिख रहा है पक्का। यहाँ डाउट है, बाउंडेड है, यहाँ क्लोज इंटरवल होना चाहिए, है ना, बाउंडेड होना क्लोज इंटरवल होगा और कॉन्टिन्यूअस तो ऐसा होगा। यहाँ कन्वर्स ये सही नहीं है, ये होगा तो ऐसा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब दिस एंड कॉन्टिन्यूअस है, ये भी है और कॉन्टिन्यूअस ये तो गलत है, ये भी आई थिंक गलत है। f यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है तो ये जरूरी नहीं है क्योंकि इन्फिनिटी पे यहाँ लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो ये जरूरी नहीं है इन्फिनिटी पे लिमिट। आप लोग ऑफिशियल आंसर की देख लेना एक बार क्या है इसमें, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वैसा नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है और लिमिट एग्जिस्ट करे एंड पॉइंट पे तो ऐसा होगा। फंक्शन नहीं होगा ये। 28वें में कह रहा है कि इसका हमने बताया था अप्रोच कि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, f00 है और बता रखा है f'0 + 2f0 पॉजिटिव है, मतलब f'(x + 2fx मोर देन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए तो ये हर x पे होल्ड कर रहा है और हमें पता है ये क्यों दिया है, ताकि आप यहाँ x को 0 रख के चेक कर सको। तो यहाँ ये हिंट है कि f00 सिर्फ इसलिए दिया है ताकि आप यहाँ 0 रखो, ये हर रियल नंबर के लिए होल्ड करता है, 0 रखो आप। तो यहाँ से f'0 + 2f0 और f0 0 दे रखा है तो f'0 मोर देन 0 है। और इसका क्या मीनिंग है बताइए? तो ये 0 पे इंक्रीजिंग है ना, फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जब x मोर देन 0 फंक्शन पॉजिटिव, सही बात है, ये है। और 0 पे 0 है, ठीक है ना, और 0 पे इंक्रीजिंग है तो ऐसा ही होगा। देखिए फंक्शन चूंकि डिफरेंशिएबल है और 0 पे फंक्शन इंक्रीजिंग है तो मतलब जब वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही होगी x तो फंक्शन इंक्रीज कर रही है। तो इस तरह ग्राफ होगा रफली इसका फंक्शन का। तो ये क्या जा रहा है, fx जब x पॉजिटिव है तो फंक्शन पॉजिटिव है, सही बात, x नेगेटिव जब x नेगेटिव है, सही बात है, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है। और f0 0 है बस, बाकी और किसी पॉइंट पर 0 तो है नहीं, तो इसका मतलब यही ट्रू ऑप्शन हो जाएगा। देख लीजिए ये है, यही ट्रू ऑप्शन है क्योंकि 0 पे इंक्रीज कर रही है। यहां जो है m कोई कलेक्शन है 3x3 का रियल सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनिट, रियल सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनिट है ना, मैट्रिक्स है। और कह रहा है कि A एक S में ऐसा मैट्रिसेस है
जहां पे a की पावर 50 माइनस 1/4 a की पावर 48 0 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन S इक्वल्स, एक तो रियल सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट है। सर आपने ए टू दी पावर 48 ले लिया था मतलब कॉमन, फिर उसके बाद वहां से क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गया था, उसको सर सॉल्व करके आपने मतलब उसको लैम्डा पकड़ के उसका वैल्यूज आ गया। ओके, तो यहां से आ गया a की पावर 48 a स्क्वायर माइनस 1/4 i। तो यहां से लैम्डा की पावर 48 लैम्डा स्क्वायर माइनस 1/4 इज 0। तो लैम्डा इज 0 और लैम्डा इज प्लस माइनस 1/2, यही ना। हाँ सो और ये सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट है। तो पॉजिटिव डेफिनेट का डिटर्मिनेंट क्या होता है? पॉजिटिव डिफरेंट का डिटरमिनेंट हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो ये लैम्डा तो आइगन वैल्यू हो नहीं सकती, और लैम्डा माइनस 1/2 भी नहीं हो सकती। तो लैम्डा 1/2 पॉसिबल है ना। एक मिनट, तो कहना क्या जा रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट एलिमेंट्स, कितना? नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोल रहे हो तो हाँ, ऐसे कितने मैट्रिसेस होंगे जो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा? अच्छा, इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहां से आ जाएगा। हाँ, ये 3x3 का है। तो लैम्डा सिर्फ 1/2 होगी, ऐसी मैट्रिक्स जिसकी आइगन वैल्यू सिर्फ 1/2 है, पॉजिटिव डेफिनेट है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S, तो S में कितने मैट्रिक्स बनेंगे? ये जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म पे इसको फिट कर सकते हैं हम लोग। तो उस पर फिट करेंगे तो 0 ब्लॉक का एक होगा, और देखो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा डिग्री 3 का ही तो होगा, है ना। जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा डिग्री 3 का होगा, और इसके पास एक ही आइगन वैल्यू 1/2 है। इसका क्या मतलब है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो बनेगा ना, लैम्डा माइनस 1/2 का क्यूब बराबर 0, यही हो सकता है। तो मतलब 1/2 ही इसकी सिर्फ आइगन वैल्यू होगी विथ मल्टीप्लिसिटी 3। हाँ, so it has only eigenvalue 1 lambda 1/2 with multiplicity 3। और इसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा ना वो ये होगा, इसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा वो होगा लैम्डा माइनस 1/2। कैसे? क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड्स द एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल। तो यहां से जो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल ये है ना, ये जो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल है इसके पास 3 फैक्टर है ना। एक तो लैम्डा है, अलोन बात कर रहा हूं, एक लैम्डा माइनस 1/2, एक लैम्डा प्लस 1/2। इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा ना लैम्डा, लैम्डा की पावर 48 लैम्डा माइनस 1/2 लैम्डा प्लस 1/2। लेकिन ये पॉजिटिव डेफिनेट है, तो ये तो आइगन वैल्यू होगी नहीं, ये भी नहीं होगी। तो दिस इज द पॉसिबल फैक्टर। तो मिनिमल पॉलिनोमियल सिर्फ ये है, मिनिमल पॉलिनोमियल जो होगा वो ये होगा, और इसका मतलब ये हुआ, और इसकी पावर 1 है, तो मतलब एक ही ब्लॉक बनेगा 3x3 का। तो ये हाफ 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 1 1, तो ये मैट्रिक्स है, और कोई दूसरी मैट्रिक्स आपको नहीं मिलेगी। ये जॉर्डन ब्लॉक बनाया मैंने 3x3 का, ये 3x3 का जॉर्डन ब्लॉक बनाया है, एक ही है ना, पावर 1 है ना। सो देयर विल बी जस्ट 1 ब्लॉक ऑफ 3x3। हाफ आइगन वैल्यू का सिर्फ 1, तो एक ही मैट्रिक्स पॉसिबल है, दिस इज जस्ट ए। इसके अलावा और कोई दूसरा ए नहीं मिलेगा। ये देख चेक कर लीजिए, पॉजिटिव डेफिनेट है तो देयर जस्ट 1 मैट्रिक्स एंड दिस इज दैट मैट्रिक्स। तो ये किस कॉन्सेप्ट पे है? जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, जॉर्डन ब्लॉक कॉन्सेप्ट पे है ये।
और अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ये वाला, ठीक है ना। 30 करेंगे, फिर 35 क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे कल। तो इसमें तो ये था कि ए कोई 3x3 रियल मैट्रिक्स है और I3 प्लस ए इन्वर्ट टाइम हो गया है क्या, है ना अभी। तो I3 प्लस ए इन्वर्टिबल है, बी है आपके पास I3 प्लस ए अपॉन दिस। तो मान लीजिए ए की आइगन वैल्यू लैम्बडा है, ठीक है ना, तो बी की जो आइगन वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1 माइनस लैम्बडा अपॉन 1 प्लस लैम्बडा, क्योंकि इसकी आइगन वैल्यू 1 माइनस लैम्बडा, इसकी आइगन वैल्यू 1 प्लस लैम्बडा, तो 1 माइनस लैम्बडा अपॉन 1 प्लस लैम्बडा होगा। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहां से क्या होगा, देखिए क्या होगा। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर B ऑर्थोगोनल है तो A इन्वर्टिबल होगा, अगर B ऑर्थोगोनल है तो ऑल आइगन वैल्यू ऑफ A आर रियल, B अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो A ऑर्थोगोनल होगा, B स्क्यू सिमेट्रिक है देन डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू -1। देखो सबसे आसान एग्जांपल ये है, जैसे बोलो ना B ऑर्थोगोनल है, तो ए अगर मैं जीरो मैट्रिक्स ले लूं ना, ए अगर मान लो जीरो मैट्रिक्स ले लेता हूं मैं ए को, तो क्या होगा, ए को अगर आप जीरो मैट्रिक्स लेंगे तो बी किसके इक्वल आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, है ना। तो ऑर्थोगोनल तो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इन्वर्टिबल तो नहीं है, तो ये गलत हो गया। मैंने ए को जीरो मैट्रिक्स लिया तो बी क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो बी आइडेंटिटी है तो ऑर्थोगोनल तो है, लेकिन ए तो इन्वर्टिबल नहीं है। कह रहा है कि बी ऑर्थोगोनल है तो ऑल आइगन वैल्यू ऑफ ए आर रियल, तो अभी मैंने जीरो मैट्रिक्स लिया तो ओके है। तो ठीक है, ऑर्थोगोनल देखते हैं उसका भी। बी अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, अगर ए को मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लूं, अगर ए को आइडेंटिटी ले लूंगा, अच्छा ये ट्रू आ जाएगा, मुझे फॉल्स दिखाना है। अच्छा स्क्यू सिमेट्रिक का देखो ये इजी है, ये बहुत इजी है, आपको क्या करना है बस यहाँ पे बोला ना बी स्क्यू सिमेट्रिक है, तो मतलब मुझे बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी रखना है, और यहाँ से सिंप्लीफाई करके कुछ ना कुछ निकल के आ जाएगा। हाँ ये तो मैं किया था क्लास में शायद सॉल्व, है ना उससे। और कह रहा बी स्क्यू सिमेट्रिक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए -1 है, तो आई थिंक इसका ऑप्शन क्या आता है, शायद ये सी आता होगा, है ना, सी आएगा। अब बी ट्रांसपोज को माइनस बी रखिए और इससे सिंपली ये निकल के आ जाएगा a इंटू ए ट्रांसपोज आई, शायद आपको सॉल्व करना पड़ेगा उसके लिए, तो उसके लिए हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं, आप सॉल्व करके आइए। तो पहला 30 क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कीजिए, मतलब एक नोटबुक में लिख लीजिए एक क्वेश्चन, जो डाउट रहेगा वो डाउट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम यही सॉल्व करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में कल मैं 31 से लेके 65 तक ऐसे डिस्कस करेंगे, फिर परसों उसका डाउट डिस्कस होगा। बाकी आप लोग सॉल्व करते रहिए 23, 22 और बाकी जैम और गेट के PYQ सॉल्व करते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए, बस काफ़ी है इतना ही। और सिलेबस भी रिवाइज करते रहिए, सिलेबस, मॉक टेस्ट, PYQ, बस हो गया। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर।